राम मंदिर पर जो मोदी जी का जो कमेंट कल आया कि अब देश में निराशा का कोई स्थान नहीं। जहाँ तक ये कह रहे कि नहीं, निराशा की जगह नहीं है, तो उनका ये मानना है कि रामलला इससे पहले थे ही नहीं, वो अब कल ही आए हैं, अब वो कल ही पैदा हुए हैं, कल ही आए हैं। अरे रामलला इससे पहले भी थे। इससे पहले आप किसका पूजा करते थे? राम जी का ही नहीं करते थे कि कल से करना शुरू किया है? बस पॉलिटिकल इवेंट ही है। अब लोग कह रहे हैं कि राम राज्य आ गया, मोदी जी कह रहे हैं कि अब देश में निराशा के लिए कोई स्थान ही नहीं है, खुशहाली है देश में। पहले मोदी जी को ये समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा। देखिए राम मंदिर है, था और जन्मों जन्मों तक रहेगा। बहुत खुशी है, सबका अपना अपना धर्म है, सब लोग अपने धर्म के साथ रहिए, मौज मस्ती से रहिए, फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए। लेकिन ये बताइए कि राम राज आ जाने से क्या गरीबों के ऊपर क्या असर पड़ा? राम राज आ जाने से क्या थाने में, चौकी में, आरटीओ विभाग में, सिंचाई विभाग में क्या दलाली बंद हो गई? क्या आप कोई पुलिस का बंदा, क्या कोई जज, क्या कोई वकील, क्या आप किसी बहन बेटी की रेप नहीं होगी? राम राज का मतलब क्या होता है कि राम जी के कदमों पर, पद चिन्हों पर चलना। तो क्या देश का चौथा स्तंभ जो आप गोदी मीडिया है, आप जैसे कुछ मीडिया छोड़ दीजिए जो सच की आवाज जनता के, क्या अब वो कल से सही दिखाने लगेंगे? 1.5 किलोमीटर यहाँ से, मैं अभी आ रहा था कल की डेट में, 3 मुसलमान बहनें जा रही थी, अब उधर से लड़के आ रहे हैं राम जी का झंडा लेकर के, अब मुसलमान बहनों के आगे कह रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम। वो बेचारी कुछ नहीं बोली, चली गई। ये जो हुड़दंग जो कर रहे हैं ये गलत है, इस हुड़दंग पे आप कमान लगाइए। मैं कहता कि राम राज तब आता जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर 2 रुपया यूनिट बिजली बिल सस्ता हो जाता, 30 रुपया डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाता, 400 रुपया गैस सिलेंडर सस्ता हो जाता, जितने प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले हैं उनका 1-1 हज़ार रुपया तनख्वाह बढ़ा दी गई होती, जो एडाप पे लोग काम कर रहे हैं उनको सरकारी कर दिया जाता। आज देखिए कांस्टेबल की भर्ती निकलती है 50,000, अब फॉर्म कितने बच्चे भरते हैं? 60 लाख। आंकड़ा देखिए कहां से कहां है। यार राम राज आ गया है, एक तरफा हिंदुओं का वोट मिलेगा, मोदी जी को मिलेगा कि नहीं योगी जी को? तो ईवीएम हटा दे, क्या दिक्कत उसमें है? ले ले पूरा वोट, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी आप 5 राज्य का चुनाव देखे हैं आप ना, 5 राज्य का अगर वोट काउंटिंग कर लीजिए तो 10 लाख 5 लाख वोट अधिक पाइए कांग्रेस। साथियों बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया और टीवी 10 भारत में। कल राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ और राम मंदिर के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि देश में अब निराशा के लिए कोई स्थान नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ खुशहाली रहेगी। लेकिन उसके अलावा हमने आज, जैसा कि आपने पिछली खबर में देखा होगा कि हमने लोगों का बनारस में इंटरव्यू किया और बता रहे हैं कि उन्हें काम की बहुत परेशानी है, बेरोज़गारी है, महंगाई है। तो इन सब चीज़ों को लेकर एक बनारस के सिगरा इलाके में मौजूद हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और आने वाले लोकसभा इलेक्शन से भी कुछ रिलेटेड सवाल करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी, धन्यवाद। कल मोदी जी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो भाषण दिया, उन्होंने एक बड़ा मतलब उनका जो बयान वायरल हो रहा है कि अब देश में निराशा के लिए कोई स्थान नहीं है। कैसे देखते हैं आप इसको? मोदी जी ये बात कर रहे हैं, हम उनकी इस बात का स्वागत करते हैं कि ठीक है, निराशा के लिए जगह नहीं है। तो क्या अब ईडी भाजपा के लोगों के यहाँ भी जाएगी, ये हम पूछना चाहेंगे। क्या आप भाजपा के भी जो भ्रष्टाचारी हैं वो जेल में जाएंगे? क्या अदर पार्टियों के जो भ्रष्टाचारी हैं जिसको मोदी जी मानते हैं, क्या वो भाजपा में शामिल नहीं होंगे? क्या अब हॉस्पिटलों में बेड मिल जाएंगे, कोई हॉस्पिटल के बाहर नहीं मरेगा? क्या बीएचयू में आईसीयू पर्याप्त तो मिल जाएंगे जो चाहेगा उसको? तो मैं उनकी बातों का स्वागत करता हूँ, और नहीं तो झूठा जुमला मानूंगा। अच्छा, फिर से जुमला मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। राम मंदिर बना, भव्य राम मंदिर बना, उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसमें शंकराचार्य जी का कहीं स्थान नहीं रहा जो हमारे धर्म के सर्वोपरि है। हिंदू धर्म के सबसे सर्वोपरि शंकराचार्य को माना जाता है, वो उस प्राण प्रतिष्ठा में नहीं शामिल हुए, जिस बात का हमें दुख है। और ये राम मंदिर का उद्घाटन का राजनीतिकरण नहीं हुआ रहता, सिर्फ वोट के लिए नहीं किया गया रहता, तो शायद शंकराचार्य जी वहाँ उपस्थित रहते और उनको उचित स्थान दिया गया रहता। अब तो राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, क्या लगता है कि बीजेपी अब इसको फिर अभी चुनाव तो खींचेगी? जी बिल्कुल खींचेगी। बीजेपी को काम तो करना नहीं है। बीजेपी का एक ही काम है, हमारी आस्था को जगाना और उससे सेंटिमेंटली लगाव पैदा करके वोट लेना। काम नहीं करना है। यदि काम करना है और निराशा नहीं है तो क्या भ्रष्टाचार देश से ख़त्म हो जाएगा? क्या जो बलात्कारी जो भाजपा से भी जुड़े हैं या अदर पार्टियों से जुड़े हैं, अभी जैसे आईटी सेल के लड़के बीएचयू मामले में पकड़ाए, क्या वो लोग अब नहीं पकड़ाएंगे? इस राम राज्य में क्या ये सब कुछ सही कर देंगे मोदी जी? ये सही कर देंगे तो विपक्ष उनका स्वागत करेगा। क्या नाम है भैया आपका? दिलीप सोनकर नाम है, पूर्व महामंत्री काशी विटा। आपने भी देखा होगा कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो गया। मोदी जी का जो आपने जैसा भैया से मैंने पूछा
तो उन्होंने कहा देश में निराशा के लिए अब कोई जगह ही नहीं है, अब नए दौर का उद्धार हुआ है। कैसे नहीं, हम लोग राम मंदिर बना, अंदर से हम भी खुश हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं खुश हैं। प्राण प्रतिष्ठा हुआ, सब कुछ अच्छा है, ठीक है, लेकिन इस आस्थे को देखते हुए आप आगे देखा जाए ये कि इससे हम लोगों का विकास आगे कितना होगा, चाहे हॉस्पिटल में चाहे कुछ भी अनेक प्रकार की चीज़ों को देखिए। बेरोजगारी हो गई, हाँ, बेरोजगारी हो गई। और भी क्या मुद्दे हो सकते हैं लोकसभा 2024 के अलावा? राम मंदिर तो बहुत बड़ा मुद्दा था, बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी होता था कि हम मंदिर बनवाएंगे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बना, लेकिन क्या मुद्दे होने चाहिए? 2024 का इलेक्शन अभी सर पे है। देखिए, हम यही कह सकते हैं कि जो अगला चुनाव हो, जैसे भी शायद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि चुनाव को बैलेट पेपर से कराया जाए, कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है इसमें भी हम लोगों को। सुप्रीम कोर्ट के वकील इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई अभी फैसला नहीं आया है, और वो बराबर मांग कर रहे हैं कि जो मशीन है, ईवीएम मशीन है, उसमें गड़बड़ी होती है और उससे चुनाव नहीं होना चाहिए, बराबर आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, आपकी बात से सहमत है, सही है, ठीक है, लेकिन अगर हम संतुष्ट नहीं हैं तो अगर आप सही हैं तो आप दिखा दीजिए ये चीज़ों को कि हम सही हैं, एक संतुष्ट कर दीजिए आप हमको, हमारा क्वेश्चन नहीं उठेगा। अगर हम कहीं ना सही हैं तो फिर बिल्कुल कहेंगे चलो लो ऐसे कर लो, तो क्यों हम पीछे हटे इसमें। क्या नाम है भैया आपका? उत्कर्ष। उत्कर्ष जी, जैसे भैया ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, इलेक्शन कमीशन में बराबर सवाल उठा रहे हैं कि जो ईवीएम की गड़बड़ी है उसमें गड़बड़ी उससे नहीं होना चाहिए, आप क्या मानते हैं इसको? अगर सुप्रीम कोर्ट के वकील या जज अगर इस सवाल को उठाते हैं तो वो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो तो ऐसे है नहीं कि वो कोई अनपढ़ या फिर देहाती आदमी है, कहीं से उठा कुछ भी बोल दिया जिसकी बात की कोई महत्व ना हो। अगर वो ये बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है और इसका जांच करना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये संविधान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आपको नहीं लगता कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको सामने आकर ये आंदोलन करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के वकील लड़ रहे हैं उसके लिए। विपक्षी पार्टियां तो जो है बेरोजगारी के लिए भी आके आंदोलन कर रही है, बहुत से तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन जब उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है लगातार, आप देख रहे हैं मीडिया में या फिर कहीं भी ना उन्हें कोई फुटेज मिल रहा है ना कुछ हो रहा है, आवाज़ लगातार दबाया जा रहा है। माननीय राहुल गांधी जी तो घर घर जाके लोगों से सड़क पे चल के जो है उन्हें अपनी आवाज़ पहुंचानी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर मीडिया भी बिकाऊ हो जाएगी तो फिर आदमी कहाँ तक आवाज़ उठा पाएगा? फिर भी विपक्षी पार्टियां जो है प्रयास कर रही है अपनी जहाँ तक वो कर सकती। क्या लगता है कि मतलब ईवीएम हटेगा, बैलेट पेपर से चुनाव होगा? अगर इस सरकार की नीयत सही होती है तो फिर ईवीएम हटनी चाहिए। सरकार तो करेगी, ये काम इलेक्शन कमीशन का है, हम क्यों उसमें दखलंदाजी? अब इलेक्शन कमीशन, ईडी, सब कुछ तो सरकार के हाथ में है, ये तो प्रैक्टिकली ये सबको ही जानता है, तो उसमें कुछ ऐसा लाभ लपेट वाली बात नहीं है। ये हम सब जानते हैं इलेक्शन कमीशन सरकार के इशारे पे काम कर रही है। इतनी ही सही होती तो शायद ये सवाल ही नहीं खड़ा हो रहा होता। हाँ, सवाल तो खड़ा हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के वकील को खड़ा होना बड़ी बात है। ये बड़ी बात है ना, कोई ऐसा थोड़ी कोई अगर आदमी या फिर किसी पार्टी का कोई बंदा है जो कि चिढ़ के या फिर जलन में कोई कुछ भी कह सकता है, चलिए सबके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई आदमी कह रहा है। से मैंने सवाल पूछा राम मंदिर पर, जो मोदी जी का जो कमेंट कल आया कि अब देश में निराशा का कोई स्थान नहीं है, तो उन्होंने श्री रामचंद्र जी के मंदिर में स्थापित होने के संदर्भ में ये बात बोला ना जी, कि अब देश में निराशा नहीं रह जाएगी। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि रामलला तो मानता हूँ कि मंदिर में विराजमान कल हुए हैं अपने जन्म स्थान पे, इसके और उस मंदिर के लिए या फिर उस कार्य के लिए जिन लोगों ने आज तक आंदोलन किया है या फिर वो बधाई के पात्र हैं, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को और उन सब लोगों को जो कि शुरू से लेकर अभी तक उनमें कई नाम है, बहुत 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 बड़ी लिस्ट है, वो सब बधाई के पात्र हैं। लेकिन जहाँ तक ये कह रहे कि नहीं, निराशा की जगह नहीं है, तो अगर वो या तो उनका ये मानना है कि रामलला इससे पहले थे ही नहीं, वो अब कल ही आए हैं। हाँ, वो कल ही आए हैं, अब वो कल ही पैदा हुए हैं, कल ही आए हैं। अरे रामलला इससे पहले भी थे, वो इससे पहले आप किसका पूजा करते थे? राम जी का ही नहीं करते थे कि कल से करना शुरू किया है? कहाँ थे रामलला? सवाल तो यही है। पॉलिटिकल इवेंट बना दिया गया, इल्जाम। बस पॉलिटिकल इवेंट ही है। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम कुंवर यादव है। राम मंदिर आपने देखा होगा, प्राण प्रतिष्ठा है, अब लोग कह रहे हैं कि राम राज्य आ गया, मोदी जी कह रहे हैं कि अब देश में निराशा के लिए कोई स्थान ही नहीं है, खुशहाली है देश में। नहीं, बात तो उन्होंने सही कहा। देखिए, राम राज्य आया है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। पहले मोदी जी को ये समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा। देखिए, राम मंदिर है, था और जन्मों जन्मों तक रहेगा। बहुत खुशी है, हमने भी अपने घर में दिया जलाया। हाँ, कि भाई राम जी की बात है, धर्म की बात है, सबका अपना अपना धर्म है, सब लोग अपने धर्म के साथ रहिए, मौज मस्ती से रहिए और फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए।
लेकिन ये बताइए कि रामराज आ जाने से क्या गरीबों के ऊपर क्या असर पड़ा? रामराज आ जाने से क्या थाने में, चौकी में, आरटीओ विभाग में, सिंचाई विभाग में क्या दलाली बंद हो गई? क्या आप कोई पुलिस का बंदा, क्या कोई जज, क्या कोई वकील, क्या आप किसी बहन बेटी की रेप नहीं होगी? रामराज का मतलब क्या होता है कि राम जी के कदमों पर, पद चिन्हों पर चलना। तो क्या देश का चौथा स्तंभ जो आप गोदी मीडिया है, आप जैसे कुछ मीडिया छोड़ दीजिए जो सच की आवाज जनता के, क्या अब वो कल से सही दिखाने लगेंगे? क्या देश के चौथे स्तंभ का रामराज जागेगा? यही सवाल मेरा है। सवाल है मतलब, तो किस संदर्भ में उन्होंने कहा होगा कि अब निराशा का कोई स्थान नहीं, किसी पार्टी को तो निशाना वो नहीं देखिए, कर रहे थे। मोदी जी का दुश्मन कौन? कांग्रेस। क्यों? कांग्रेस अपने बाप दादाओं के जमाने से जो चीजें बनाई है उसको मोदी जी बेचने का काम किए। चला कौन रहा है? राहुल जी ने कहा ना, हम दो हमारे दो। तो भैया हम दो हमारे दो तो पूरा देश चला रहे हो ना साला, किसी पे कोई लोड नहीं है, हर आदमी परेशान है। 12,000 की सैलरी पाने वाला, मैं कहता कि रामराज तब आता जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर 2 रुपया यूनिट बिजली बिल सस्ता हो जाता, 30 रुपया डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाता, 400 रुपया गैस सिलेंडर सस्ता हो जाता। जितने प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले हैं उनका 1-1 हज़ार रुपया तनख्वाह बढ़ा दी गई होती। जो एडाप पे लोग काम कर रहे हैं उनको सरकारी कर दिया जाता। आज देखिए कांस्टेबल की भर्ती निकलती है 50,000, अब फॉर्म कितने बच्चे भरते हैं? 60 लाख। आंकड़ा देखिए कहां से कहां है। राम मंदिर बना, बहुत खुश हूं गुरु, मैं तो अपने घर में दिया भी जलाया, इस पे कोई टिप्पणी नहीं, ये धर्म की बात है। अभी 1.5 किलोमीटर यहाँ से मैं अभी आ रहा था, कल की डेट में 3 मुसलमान बहनें जा रही थी, अब उधर से लड़के आ रहे हैं राम जी का झंडा लेकर के, अब मुसलमान बहनों के आगे कह रहे हैं जय श्री राम जय श्री राम। वो बेचारी कुछ नहीं बोली, चली गई। तो आप लड़िए, करिए, सब करिए, लेकिन ये जो हुड़दंग जो कर रहे हैं ये गलत है। इस हुड़दंग पे आप कमान लगाइए। अच्छा, ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहा है बराबर, सुप्रीम कोर्ट के वकील आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई विपक्षी पार्टी उनके पास नहीं दिख रही है। यार रामराज आ गया है, एक तरफा हिंदुओं का वोट मिलेगा मोदी जी को, मिलेगा कि नहीं योगी जी को? तो ईवीएम हटा दे, क्या दिक्कत उसमें है? ले ले पूरा वोट, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी आप 5 राज्य का चुनाव देखे हैं आप ना, 5 राज्य का अगर वोट काउंटिंग कर लीजिए तो 10 लाख 5 लाख वोट अधिक ही पाई है कांग्रेस, समझे कि नहीं? जब रामराज आ गया ईवीएम हटाइए, कराइए एकदम सामने सामना एकदम। बीजेपी के लोग ये भी कहते हैं जब जहां पे आप जीत जाते हैं, जैसे कांग्रेस तेलंगाना में जीत गई, तब आप ईवीएम का सवाल नहीं उठाते। भैया तो जान रही है ना कि 5 राज्य नहीं लपेट सकते हैं, 5 राज्य लपेट देंगे तो अब विशेष चर्चा का हो जाएगा। भाजपा के लोग यहाँ अच्छे विधायक मंत्री सांसद लोग कह रहे थे छत्तीसगढ़ हम लोग हार रहे हैं, एमपी हम लोग हार रहे हैं, उनका खुद का सर्वे ये बता रहा था। पता नहीं कैसा ईवीएम का जादू किए, काम हो गया उनका, वो भी हम टाइट करके चल दिए। सुप्रीम कोर्ट के जो वकील लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें विपक्ष को साथ आना चाहिए। पूरे देश को सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ उतरना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कभी भी कोई भी कमेटी हो, रेलवे के ऊपर आ चाहिए तो रेलवे के लोग धरना दे रहे हैं, बिजली विभाग के ऊपर आ चाहिए तो बिजली विभाग धरना दे रहा है, प्राइवेट कंपनियां हैं बिक रही हैं, सरकारी हो रही है उसमें दिक्कत हो रही है, महंगाई हो रही है उस पर दिक्कत हो रही है, रेप हो रहा है लोग कैंटीन लेके निकल दे रहे हैं। तो भैया जब एक साथ पूरा युवा आओगे, पूरे देश के युवा एक साथ सड़कों पे अगर आओगे तब जाकर इस सरकार की आंखें खुलेंगी। चलो जेल देखते हैं कितना जेल में तुम्हारे दम है, बैठाओ हमको, खिलाओ खाना हमको, नहीं खिला पाओगे। जेल में कोई गया होगा ना तो दाल वाली जो पानी होती है ऊपर का हल्दी डाल के देते हैं। आप गए लग रहा है। अरे मैं गया हूँ 9 दिन जेल काटा हूँ मैं। यही केंद्रीय मंत्री आई हुई थी, स्मृति ईरानी जी आई हुई थी, काफी चर्चा में था जब आई। हाँ मैंने उनसे क्या सवाल पूछ दिया भैया कि मुझे 9 दिन जेल में डाल दिए तुम। हमने उनसे यही पूछा ना कि माननीय जी आप ये बताइए कि निर्भया कांड जब हुआ तो आपने मनमोहन जी को चूड़ी दी, ठीक है बहुत अच्छा काम किया आपने, महिलाओं के लिए आगे आया, मैं आपके साथ था। लेकिन ये बताइए जब हाथरस में इतनी बड़ी घटना घटी, आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो आप क्या कर रही थी? स्मृति ईरानी भैया वापस जाइए। ये देखिए गैस सिलेंडर 420 रुपया था तो इनको दर्द हो रहा था, आज 1130 है तो ये खुश हैं। पता नहीं कहाँ ये है। महिलाओं का शोषण हो रहा है, हाथरस में कोई इनका बयान नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं है।
तो इस तरीके से देश नहीं चलने वाला है। मैंने आपसे बोला ना, हिंदू बनेगा, आखिरी सवाल मुसलमान रहेगा। बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा। सबसे पहले आखिरी सवाल मेरा रहेगा, बात ज़्यादा लंबी ना हो। 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है, क्या मुद्दे होने चाहिए बुनियादी लोगों के लिए? मुद्दे, एक सबसे सटीक मुद्दा जो मैंने बताया कि अगर राम राज आ गया है, मैंने कुछ देर पहले बोला ना, सबसे पहले 2 से 3 रुपया बिजली यूनिट सस्ता होनी चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलनी चाहिए, पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए। हर जिले में 6-6 करोड़ रुपए के कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। मोदी केयर फंड में कितने पैसे गए, इसका कोई जवाब नहीं है। ये सारे पैसे जा कहाँ रहे हैं? आज हमारा सोना कितना गिरवी था, आज कितना गिरवी है? हमारे देश का कर्ज 14 से पहले कितना था, 14 के बाद कितना, आंकड़ा मिलाइए। हंगर हिस्ट्री उठा के देखिए आप, भुखमरी के शिकार कितने लोग हैं। लोगों को ढंग से बिहार निकाल दिया ना, बिहार ने दिया ना युवाओं को रोजगार। बीपीएससी में बच्चे काबिल थे, नौकरी पाए। आप भी निकालो, जो बच्चे काबिल होंगे नौकरी पाएंगे, और जो नहीं है काबिल उसकी बातें करना बेकार है। फिर कहोगे पकौड़ा तलो, पकौड़ा कहाँ से तलेंगे? 150 रुपया लीटर तेल कर दिए तुम, उस पर भी तो राम कर दिए होते, 60 रुपया कर दिए होते, साले जाओ पकड़ो ही तलो। कम से कम उससे बीवी बच्चे परिवार चलता है, स्कूल का फीस जाता। अभी बच्चे का फीस नहीं रहेगा स्कूल में, तो बच्चे को लोग निकाल के बाहर भेज देते हैं। ठीक है, हमने बोल दिया जय श्री राम, माफ कर दो फीस, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं राम भक्त हूँ, अभी नहीं, मैं बचपन से मैं राम जी की पूजा करता हूँ। मेरे घर में अच्छी सी मूर्ति है राम जी की। रोज प्रतिदिन नहा करके मैं आधी घंटा आरती करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये हुड़दंग मचाते हो, जो ये राम का नाम लेकर के जो किसी महान बेटियों को करते हो, शोषण करते हो, लड़ाई करते हो, जय श्री राम करके एक थप्पड़ मार दे रहे हो, क्या मतलब है? ये बहुत से ऐसे वीडियो वायरल है, कल से वायरल हो रही है बहुत सारे। बहुत से ऐसे वीडियो वायरल, जय श्री राम पार से मार दिए। क्यों भैया, क्यों? चलिए, बहुत बीएचयू में शुक्रिया। आप देख लीजिए कितनी बड़ा कांड हुआ है बहन के संग, कोई उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। 60 दिन बाद पकड़ाया, वो एमपी में जाकर के भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा था। दिन दहाड़े महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कैंपस में दिन दहाड़े पिस्टल लहरा के काम हो रहा है, कोई पकड़ाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। ये क्या चल रहा है? देश कहाँ जा रहा है? तो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है यहाँ। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र जब ऐसा हो सकता है, जब उनका गांव लिया हुआ गोद जयापुर जब ऐसा हो सकता है, तो और भी सांसदों को गोद लिया हुआ गांव कैसा हो सकता है? और भी सांसद लोग क्या कर सकते हैं? आप देख सकते हैं, आपकी आंखों के सामने है। चलिए, बहुत शुक्रिया। बनारस के सिगरा इलाके में थे, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद थे, हमने उनसे कुछ बात की। हालांकि इन्होंने बड़े तर्कपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी और आने वाले लोकसभा इलेक्शन से पहले जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के वकील आंदोलन कर रहे हैं ईवीएम को लेकर, कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि विपक्षी पार्टियां अभी तक उनके साथ नहीं आई हैं। ये काम तो विपक्ष का था और विपक्षों को आवाज़ से आवाज़ मिलाकर अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। आप देख रहे थे खोज खबरिया और TV10 भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।